लाइव। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है भाई सभी के? राम राम। गुरुजी अब आ जाइए। आ गया भाई संजीव। चंदन कह रहे स्मार्ट लग रहे हैं, तब तक तो मैं आया भी नहीं हूं, उससे पहले बोल रहा है स्मार्ट लग रहे हैं। युवराज, अमन, रजनेश, रंजीत, गंभीर, भूपेंद्र, प्यारे सर को तहे दिल से नमस्कार प्रणाम। रवीना, चंदन, रंजीत, सुजीत, विष्णु, भारत, संजीव, सोनिया, विजय, नेहा, अमन, भूपेंद्र, रवि, राजू, गोविंदा, गर्वित, गौरव, प्रदीप, संकल्प, सुजीत, अमित, अंकित, शशि। बहुत है इतने नाम तो, वरना तो 1.5 घंटा नाम ही पढ़ने पड़ेंगे भाई। अंगद, दिव्या, पवन, रंजीत, राघव, अमर, युवराज। ठीक, चलो अब यहां देखेंगे बच्चे, सब बच्चे ध्यान से। कल हम इस क्लास के अंदर हमने कुछ बातें पढ़ी थी प्लेन मिरर के बारे में, तो आज की क्लास में काम करता हूं मैं, क्योंकि वीक में 2 दिन क्लास होती है मेरी। कल मैंने एक क्लास ली, इससे पहले भी एक क्लास ले चुका हूं मैं। तो किसी बच्चे को डाउट है किसी पॉइंट में, अगर आपने लास्ट की 2 क्लास देखी हैं, तो जो हमारा रिफ्लेक्शन चल रहा है इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मैं ले लेता हूं पहले 5 मिनट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो हम बहुत सारी इसके अंदर बच्चे वैरायटी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो उसमें कुछ डाउट है तो बताओ। नो डाउट सर। रंजीत क्या कह रहे हैं? ब्लैक बोर्ड। ये बार बार भाई एक ही कमेंट मत करो, बाकी बच्चों कमेंट देखते नहीं है फिर। श्याम करे एक बार रिपीट नहीं होगा भाई। रिपीट कैसे? आप ऑनलाइन क्लास में रिको, वीडियो है आपके पास, कितनी बार देखो आप उसे, रिपीट थोड़े ना करा सकते हो आप। सर थ्योरी ज्यादा कराओ प्लीज दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, आज पूरा थ्योरी बेस्ड रहेगी पूरी क्लास। 2 बार देखे सर दोनों क्लास, नो डाउट। अच्छा 2 बार देखी है सर, मेरा आज फर्स्ट क्लास है। राघव, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पहली 2 क्लास देख ली होंगी, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो क्योंकि हर एक क्लास दूसरे से कनेक्टेड है जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा। राम राम भाई। ठीक है सर, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 100%। सर अब ब्लैक बोर्ड यूज करो प्लीज। ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड जो है उसी पे देखो। गुरु जब डिजिटल बोर्ड का यूज कीजिए। डिजिटल बोर्ड अभी इस क्लास में नहीं है, लग रहे हैं धीरे धीरे ले लेंगे वो भी। आज मेरा फर्स्ट क्लास है जिगर। आज का टॉपिक क्या होगा? आज हम बच्चे हमने जो रिफ्लेक्शन पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्लेन मिरर, समतल दर्पण पे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से जितने क्वेश्चन और बन सकते हैं जो पेपर में नॉर्मली आते हैं, एसएससी में, एसआई में, कांस्टेबल में, पीसीएस में, तो उन्हें देखते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कल की जो हमारी क्लास थी वो ज्यादा हेल्पफुल थी सीडीएस, एनडीए, एक्स ग्रुप, इनके लिए। आज की क्लास हमारी एसएससी, पीसीएस बेस्ड ज्यादा रहेगी। हालांकि ये क्वेश्चन सीडीएस, एनडीए में भी आते हैं, पर ज्यादा फोकस आज इन पर रहेगा। हाँ, रेलवे का एग्जाम कवर हो जाएंगे, नॉन टेक्निकल जितने भी पेपर हैं आपके। न्यूमेरिकल जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। चलो यहां देखो, ये बच्चे अपने पास में एक प्लेन मिरर है, आपके पास में एक पेन होना चाहिए और एक रफ कॉपी, मेरी क्लास समझने के लिए। तो 2 क्लास के अंदर मैं प्लेन मिरर के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं, आज कुछ और चीजें देखेंगे हम। मान लो इस प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हैं, ये डिस्टेंस बच्चे मैंने मान ली 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की दूरी। ये बाल बना देते हैं, गंजा नहीं है व्यक्ति, कान भी हैं इसके, आंखें हैं, ठीक है, नाक, मुंह। अब ये व्यक्ति जो है इसका नाम हम पढ़ देते हैं, इसका नाम मान लिया सुरेंद्र। कह रहे हैं सर एमपी पुलिस कांस्टेबल क्लियर हो जाएगा? नहीं बता रहा भाई क्या होगा क्या नहीं, पहली क्लास में सब बता रखा मैंने कि क्या कवर होगा क्या नहीं, तो बार बार मत पूछा करो। तो ये मान लो कि सुरेंद्र जी हैं और ये 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं। अच्छा, प्लेन मिरर, समतल दर्पण बच्चे आप जानते ही हैं। प्लेन मिरर वो मिरर है जो आपके घर में लगा रखा है, जिसमें आप डेली अपनी शक्ल देखते हैं, वो बच्चे प्लेन मिरर है। अब आपको एक बात पता है कि घर में आपके जो प्लेन मिरर लगा है ना, अगर आप उसके 40 सेंटीमीटर आगे खड़े हैं तो इस मिरर के अंदर जो आपके जैसा इंसान दिखता है, जो आपकी इमेज, आपका प्रतिबिंब बनता है, वो ठीक 40 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज, वस्तु और प्रतिबिंब
दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चे वो होती है बराबर। तो अगर आप 40 सेंटीमीटर आगे खड़े हैं तो आपकी इमेज 40 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। ठीक है। अगर मैं आपसे कहता कि आप 100 सेंटीमीटर आगे खड़े हैं, इमेज बनती 100 सेंटीमीटर इस तरफ पीछे। आप खड़े हैं मिरर से 50 मीटर आगे, इमेज बनेगी मिरर में 50 मीटर पीछे। अभी इस सिंपल से लॉजिक से कैसे क्वेश्चन आया उसका आप मुझे आंसर देंगे, बहुत ध्यान से सुनना आप। ठीक है। यहां देखो क्वेश्चन क्या बच्चे, ये मिरर है और इस मिरर के सामने, आंसर देना सभी को, इस मिरर के सामने बच्चे मान लो मैं 2.5 मीटर दूर खड़ा हूं। कितने मीटर दूर? 2.5 मीटर दूर। तो ये प्लेन मिरर है, इसके सामने मैं 2.5 मीटर दूर खड़ा हूं और इस मिरर की तरफ मैंने चलना शुरू कर दिया। इस मिरर की तरफ मैं चला हूं और मान लो कि मैं 60 सेंटीमीटर चलने के बाद रुक गया। तो अब बताओ मेरे और मेरी इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? क्वेश्चन सुनना ध्यान से। एक पर्सन है, ए पर्सन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम प्लेन मिरर। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 2.5 मीटर दूर है। इस व्यक्ति ने स्टार्ट किया मिरर की तरफ चलना और 60 सेंटीमीटर चलकर रुक गया। अब इस व्यक्ति और इसकी इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको बताना है। ऑब्जेक्ट और इमेज, व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। पहला आंसर दिया अभिमन्यु ने, गलत है इनका। रंजीत आपका गलत है, अमित कुमार महागलत है, युवराज गलत का भी गलत, अक्षय वगैरह का ठीक है, गोविंदा कई बच्चों का ठीक भी है। कुणाल भाई कहां से पढ़ के आए हो तुम? इतना मैथ नहीं हो रहा तुम्हारे से, तुम ऐसा करो मैथ स्पेशल भी ज्वाइन कर लो, फिजिक्स तो बाद में पढ़ना तुम। यहां देखो जितने बच्चों ने लिखा है 1.9 उनका बिल्कुल गलत है। 1.9 मीटर वाला होगा या 190 सेंटीमीटर वाला होगा। क्वेश्चन को दोबारा समझो। क्वेश्चन क्या है, मैं मिरर से 2.5 मीटर दूर हूं, मिरर की तरफ 60 सेंटीमीटर चला। अब मेरे और मेरी इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी? अरे मैं तुम्हें होशियार समझ रहा था, मैंने कल इतने तूफानी तूफानी क्वेश्चन करा दिए कल तुम्हें, पर हालात तो तुम्हारे लग रहे हैं कि बच्चों वाले हैं। यहां देखो भाई, किससे पढ़े हो तुम मैथ? यहां देखना, राकेश सर, गगन सर का बैच ज्वाइन कर लो तुम। आदित्य सर 3 है यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया टीचर, तुम पढ़ के आगे हो गली मोहल्ले के टीचर से। यहां देखो ये बच्चे मिरर है, इस मिरर से आप 2.5 मीटर दूर खड़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2.5 मीटर का मतलब है 250 सेंटीमीटर। अब आप 250 सेंटीमीटर दूर हैं बच्चे, अगर आप 60 सेंटीमीटर चले गए मिरर की तरफ तो मिरर से आपकी डिस्टेंस कितनी बचेगी? 190 सेंटीमीटर बचेगी, 190 सेंटीमीटर। अगर आप मिरर से 190 सेंटीमीटर आगे खड़े हैं तो आपकी इमेज कितना पीछे बनेगी? 190 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, 190 सेंटीमीटर पीछे। तो आप और आपकी जो इमेज है उसके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 190 190 कितना हो जाएगा? 380 सेंटीमीटर, यानी कि 3.8 मीटर। भाई आपको मैंने ये नहीं पूछा कि आप मिरर से कितना दूर बचेंगे, क्वेश्चन क्या था कि आप मिरर से 2.5 मीटर दूर हैं, 60 सेंटीमीटर आप चले, अब आप और आपकी इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी? तो आप 2.5 मीटर दूर थे, 60 सेंटीमीटर चल लेंगे तो आपकी डिस्टेंस मिरर से कितनी है? 190। मिरर से जितना आगे खड़े होंगे इमेज बनेगी उतना ही पीछे, तो 190 और 190 हो जाएगा 380। आई होप कि बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मैं एक आध क्वेश्चन और पूछूंगा, सोच के आंसर देंगे उसका भी। ठीक था मेरा, बहुत सारे बच्चों का सही था। सोनिया कह रही है मेरा ठीक था, सौरभ कह रहे हैं, हाँ देखो चंदन। अरे आपको आंसर देना है बस, आपको मैं सबके कमेंट देखता रहता हूं, नाम सबके लेने पॉसिबल नहीं है। आपको अपना आंसर मैच करना है मेरे वाले आंसर से कि क्या आपका मेरे से मैच कर रहा है क्या। और चंदन तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, थोड़ा कम बोलना शुरू करो, एक तो पिटोगे नहीं तो किस दिन। यहां देखो अब अगला देखते हैं बच्चे। यहां देखो अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि एक मिरर है, इस मिरर से मान लो कि बच्चे मैं 1.3 मीटर दूर हूं, मिरर से मैं हूं 1.3 मीटर दूर, 1.3 मीटर। अब मैंने इस मिरर से दूर चलना शुरू कर दिया, मिरर से दूर जा रहा हूं मैं और 80 सेंटीमीटर और दूर चला गया। तो जब मैं एक मिरर से 1.3 मीटर दूर था, 80 सेंटीमीटर और दूर चला गया, अब मेरे और मेरी इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी? इस बार गलत नहीं होना चाहिए। मेरे और मेरी इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? प्रणाम गुरुदेव। अगर किसी का गलत निकला इस बार
कसम कैमरे की, यहीं से थप्पड़ जाएगा तुरंत। ये जो बच्चा है अमित 4.1 जो कह रहा है, एक थप्पड़ खुद ही लगा ले, थोड़ी बहुत अगर शर्म है इसे। यहां देखो बच्चे, एक चीज बताना, आपको एक जोड़ना घटाना नहीं आता। 2-4 बच्चे ऐसे हैं, बाकी सबका ठीक है। युवराज कह रहा है 276, ये तो भाई लग रहा है दूसरे ग्रह से आया है। यहां देखो, अरे तुम्हें ये नहीं पता कि 1.3 मीटर का मतलब होता है 130 सेंटीमीटर। आप 130 सेंटीमीटर तो पहले ही थे, 80 सेंटीमीटर और दूर चले गए। अरे जोड़ना नहीं आता, चलो जोड़ लो। 0, 8 और 3 11, 1 2, कितना हो गया आपका ये? यानी कि आप 210 सेंटीमीटर दूर हो गए, 210 सेंटीमीटर दूर। अगर आप 210 सेंटीमीटर इधर हैं तो आपकी इमेज 210 सेंटीमीटर इस तरफ बनेगी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी होगी तो 210 210, तो टोटल 210 कितना हो जाएगा? 420 सेंटीमीटर, यानी कि 4.2 मीटर। आधे धुरंधर तो ऐसे हैं कि अभी भी 210 लिख रहे हैं। अरे भाई, अगर आप एक तरफ का देखेंगे तो 210 आया, आप हैं 210 सेंटीमीटर दूर, तो आपकी इमेज बनेगी 210 सेंटीमीटर इस तरफ। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 420। पता नहीं आपने 4.1 कैसे लिख रहे हैं? अंकित 276 0, पता नहीं कैसे आया भाई तुम्हारा। अरे आपको ये नहीं पता क्या? यहां देखो, गलती मत करो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने बोला पहले 1.3 मीटर, तो एक मीटर में होते हैं बच्चे 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको इसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 की, तो 130 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, 130 सेंटीमीटर। और आप फिर 80 सेंटीमीटर इधर गए तो टोटल हो जाएगा 210 सेंटीमीटर। भाई आप मीटर में सेंटीमीटर नहीं जोड़ सकते, आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो ऐड करोगे। तो इतनी गलती नहीं करनी। थोड़ा बड़ा लिखें भाई, जोड़ घटा तो देख लो भाई, अब इससे बड़ा क्या लिखें अब। चलो कोशिश करते हैं बड़ा लिखने की। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बताना, थोड़ा सा चेंज करता हूं इस बार मैं फिर से क्वेश्चन। यहां देखेंगे भाई, ऐसे गलती नहीं मत करो भाई, मैथ में गलती मत करो बिल्कुल भी, जोड़ने घटाने में। अब तुम एसएससी के स्टूडेंट हो, एनटीपीसी के, तो मैथ तो आपको खतरनाक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अपने वाले केस की बात करूं, विनायक सर मेरा आंसर सही था, ठीक है चलो भाई। कई तो ऐसे भी होंगे इस बैच में जो टीचर ही होंगे जो साइंस वाइंस पढ़ाते होंगे 9th-10th को। एक नया नया हमारे स्टूडेंट बना पाकिस्तान से, एक टीचर है कोई पाकिस्तान के, बड़े भावुक हो गए, कह रहे गुरुजी तो नहीं, सर कह रहा है वो कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद योर टीचिंग स्किल्स, ये वो फलाना ढिगाना। अंदर से फीलिंग तो नहीं आ रही थी कुछ अच्छी बातें बोलूं मैं पाकिस्तान का नाम सुनकर, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छे संबंध होने चाहिए दूसरे देशों के लोगों से भी। चलो यहां देखना बच्चे, हमारे वाले केस में इस ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 80 सेंटीमीटर, यानी कि 0.8 मीटर। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करूंगा इसकी लैंग्वेज को, तो ध्यान से क्वेश्चन करना, क्वेश्चन बड़े ध्यान से करेंगे। इमेज तो फिक्स नहीं होती सर, इमेज तो फिक्स नहीं होती। मैंने क्या पढ़ाया भाई इमेज फिक्स वाला? अभी तो मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। मैंने तो ये बताया कि जितना आप आगे खड़े होंगे आपकी इमेज उतना पीछे बनेगी। अगर आप इतना इधर को थोड़ा एक्स्ट्रा चले गए तो जितनी दूर आप इधर होंगे इमेज फिर उतना ही इधर दिखाई देगी। आप नजदीक आ गए तो जितना आप नजदीक आओगे इमेज भी उतना ही नजदीक आएगी, ठीक है सर। थ्योरी नहीं, अरे इसमें थ्योरी क्या है इसमें भाई? अरे इसमें थ्योरी क्या है? अभी ये थ्योरी तो है, जितना डिस्टेंस आगे है उतना डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगी। इसमें क्या थ्योरी बताऊं? जब थ्योरी आएगी लिखवाएंगे, इसमें थ्योरी की क्या जरूरत है अभी। यहां देखो अगला क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है तो सोच के बताएंगे, सीधे आंसर नहीं देंगे। देखो उसने कहा एक व्यक्ति, मैं थोड़ा बना देता हूं ताकि आपके लिए आसान रहे। उसने कहा कि एक व्यक्ति मिरर से, एक दर्पण से, प्लेन मिरर से 1 मीटर दूर है। कितना दूर है बच्चे? 1 मीटर दूर। और इसने चलना शुरू किया, इसने चलना शुरू कर दिया, ठीक है। और कुछ देर के बाद, चलने के बाद ये रुक गया। अब यहां पे मान लो कि रुक गया ये, तो उसने कहा कि कुछ दूर चलने के बाद ये रुक गया, तो अब इस व्यक्ति और जो इसकी इमेज है, इसका जो प्रतिबिंब है, उन दोनों के बीच की दूरी है 120 सेंटीमीटर। तो बताओ ये कितना चला होगा? तो आपको बताना है
कि कितना चला होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा अलग है, दोबारा सुनेंगे। एक पर्सन है 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, इसने मिरर की तरफ चलना शुरू कर दिया और कुछ दूर चलकर रुक गया। अब ये व्यक्ति और जो इसकी इमेज है दोनों के बीच की डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर। तो बताओ ये कितना चला होगा, आपको ये बताना है। भूपेंद्र जी दोबारा करो, आपका गलत है, बाकी सबका ठीक है अभी तक। एक राजू का गलत है, बाकी जितने बच्चे दिख रहे हैं मंचन, प्रभात, अमित, राजू, कुणाल, अक्षय, सबका ठीक है। 2 बच्चों ने गलत आंसर दिया, गुरिया, रूपानी, पवन, कुलवंत, सोनी, भरत, ठीक है भाई आपका। 1-2 बच्चे ना बहुत ही फालतू कमेंट लिख रहे हैं, 800 लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि जानबूझ के लिख रहे हैं वो, क्योंकि इतना तो दिमाग से कोई पैदल नहीं हो सकता। इतना गलत तो कैसे करोगे भाई, ये तो गलत का भी गलत है। देखो ये तो ऐसा है कि आप अकेले रेस दौड़ रहे हैं और खुद तब भी हार गए, तब भी आप सेकंड आए। यहां देखना बच्चे, आप 1 मीटर दूर थे, आप कुछ दूर चले, अब आप और आपकी इमेज के बीच की डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि आप मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर हैं, तो आपकी इमेज कितना पीछे बनेगी, 60 सेंटीमीटर पीछे तभी तो बनेगी, और 120 हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। तो यानी कि अब आपके मिरर के बीच में दूरी है 60 सेंटीमीटर, टोटल थी 1 मीटर, यानी ये वाली दूरी कितनी रही होगी, ये 40 सेंटीमीटर रही होगी। भाई आपको ये बात पता है कि टोटल तो है 1 मीटर। अगर आप और आपके बीच, आपकी जो इमेज है उनके बीच में 120 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि मिरर से आप इधर 60 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं, तो इमेज बनेगी इधर 60 सेंटीमीटर दूर, तभी तो 120 आएगा। तो टोटल 1 मीटर था, 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर आप इधर दूर हैं, तो इधर कितना रहे होंगे, 40। तो जिन बच्चों ने 40 सेंटीमीटर कहा उनका बिल्कुल सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, चलो अब यहां पे हमने देखो अभी तक एक बात समझी, अब मैं इसे मिटा के दोबारा बना देता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप पेपर में कर लेंगे। ये क्वेश्चन आता पेपर में, बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। और ये क्लास मैंने कहा कि आज की एसएससी और पीसीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आज क्या बताया आपको, यदि कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट मिरर से एक्स डिस्टेंस पे होगा तो उसकी इमेज जो बनेगी वो एक्स डिस्टेंस पीछे ही बनेगी। आई होप ये क्लियर है। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ लेगा तो आप समझ गए कितनी हो गई, 2x। अच्छा, प्लेन मिरर की बच्चे खास बात हो रहा है, प्लेन मिरर की अगर आपकी हाइट h है, आप 5 फीट के या 6 फीट के जो भी हैं, तो प्लेन मिरर में आपकी जो इमेज बनेगी ना उसकी हाइट भी h होगी। प्लेन मिरर ना तो आपको छोटा दिखाएगा ना बड़ा, प्लेन मिरर जितनी हाइट है उतनी ही दिखाता है। आप कई बार घर में देखना, अपनी गोद में एक छोटा बच्चा लेके जाना और प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाना, वो बच्चा गोद में छोटा ही दिखेगा और आप लंबे ही दिखाई दोगे। ठीक है, गोविंदा कह रहे सर आपने शुरू में 80 सेंटीमीटर बोल के कंफ्यूज कर दिया था। अरे वो तो 80 तो वो था, 40 80। ठीक है, तो बच्चे इसमें हाइट दिखती है सेम। इसके अलावा एक चीज और देखेंगे इसमें हम, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया, आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा, बहुत ध्यान सुनना। इसमें मैं आपको 1-2 मैथ का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी हमें। ये बच्चे एक प्लेन मिरर है, अगर मैं इसकी तरफ को भागना शुरू कर दूं 4 मीटर पर सेकंड से, तो देखेंगे, पहले फोन बंद करते हैं भाई, किस चीज का फोन बजता रहता सुबह शाम तक। यहां देखो बच्चे सुनो ध्यान से, बच्चा नहीं हो तो ये समझाने के लिए है भाई। चंदन ब्लॉक हो जाओगे तुम, बहुत ही कम टाइम जा रहा है तुम्हारे ब्लॉक होने का। क्वेश्चन पीडीएफ में मिलेंगे सर, देखो पूरी थ्योरी आपको पीडीएफ में सब मिलेगी, और मैंने कल इन्हें दे भी दिया डाउनलोड करने के लिए। लेकिन जो मैं से क्वेश्चन लेता हूं ना, कभी मैंने 20 डिस्टेंस ले ली, कभी 50 ले ली, वो क्लास टू क्लास वेरी हो सकती है। अब मैं कोई ऐसे भाई रोबोट तो होने की हर एक क्लास में बिल्कुल सेम ही शब्द लिखूंगा मैं, तो हल्का फुल्का, जैसे कभी किसी क्लास में मैंने डिस्टेंस ले ली 100 सेंटीमीटर, किसी में ले ली 50 सेंटीमीटर, तो हल्का फुल्का ये फर्क आ सकता है, अदरवाइज पूरे आपको नोट्स सेम दिखेंगे। अब यहां देखना, ये बच्चे मेरे सामने एक मिरर है, प्लेन मिरर सामने दीवार पे। आपको पता है अगर मैं इसकी तरफ एक कदम रखूंगा तो मेरी इमेज, मेरा प्रतिबिंब भी एक कदम नजदीक आएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इस मिरर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से भागना शुरू करूंगा ना, तो मेरी इमेज भी
मेरी तरफ को 4 मीटर पर सेकंड से ही भागेगी। अगर मैं चलूंगा 50 से, इमेज चलेगी 50 से। मैं चलूंगा 15 से, इमेज चलेगी 15 से। लेकिन किंतु, अब बात को बड़े ध्यान समझना, किंतु परंतु क्या जो आप सोच रहे होंगे मन में, अभी मैं बताने वाला हूं। मान लो कि मैं 2 बच्चे ले लेता हूं यहां पे, एक बच्चा है सोनिया, एक है आशीष। जो लास्ट के 2 कमेंट है, ये सोनिया है, ये आशीष है। मान लो कि इस बच्चे ने, इन दोनों ने सेम डायरेक्शन भागना शुरू किया। सुनना बड़े ध्यान से। सर चंदन 2 हैं, मुझे मत करना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं चंदन गिरी हूं। ओके ठीक है। यहां देखो बच्चे में, ये मान लो कि आशीष यहां खड़ा है, ये दूसरा बच्चा कौन है, ये सोनिया, ये यहां पे है। अब ये 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने इधर भागना शुरू कर दिया 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। इसने भागना शुरू कर दिया 40 किलोमीटर पर आवर से। तो आप सभी ने मैथ के अंदर, गणित में आपने एक रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल शब्द पढ़ा होगा, जो टीचर पढ़ाते हैं टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर में। उसे बड़े ध्यान सुनना कि जब एक बच्चा भागेगा 60 की स्पीड से, एक भागेगा 40 की स्पीड से, तो भी आशीष भागते भागते जब सोनिया को देखेगा ना, तो आशीष को इस बच्चे की स्पीड 20 दिखाई देगी। सेम डायरेक्शन में स्पीड हमें घटते हुए महसूस होती है। कैसे? एक्चुअल में होता क्या है कि ये बच्चा 60 की स्पीड से भाग रहा है, तो 40 से ये भी तो भाग रहा है, तो 60 में से 40 तो इसने कवर कर ली, तो इसके लिए स्पीड केवल कितनी बची? 20। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं एक कार लेके जा रहा हूं 100 की स्पीड से हरिद्वार की तरफ, एक बच्चा लेके जा रहा है 60 की स्पीड से हरिद्वार की तरफ, तो 1 घंटे के बाद अगर बच्चे, मान लो कि मैं रुड़की के आसपास पहुंच गया हूं, तो दूसरा बच्चा भी तो कहीं मेरठ मुजफ्फरनगर पहुंच ही गया होगा। तो यानी कि होता क्या कि एक की स्पीड 60 है, एक की 40 है, तो इसे इसकी स्पीड क्या दिखाई देगी? 20, क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड दिखती है घटते हुए। 40 में 60 गया, कितनी बची? 20। लेकिन एक बच्चा इधर को भागता 60 से, एक इधर को भागता 40 से, अब इन्हें एक दूसरे की स्पीड क्या दिखाई देगी? 100। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड दिखती है जुड़ते हुए, सेम में दिखती है घटते हुए। वही चीज मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, बड़े ध्यान सुनना। इस बात को आपको मैं महसूस कराता हूं अलग एग्जांपल से, ठीक है? सर मैंने आज ये सब्सक्रिप्शन लिया है, पहले क्लास मिलेंगे? हाँ, सारी क्लास आपके ऐप में रहती हैं। देखो यहां सुनना ध्यान से। आप एक कार में बैठे हैं विंडो सीट पर, सुनते रहना बात को। अनु यहां सुनो, आप एक कार में बैठे हैं विंडो सीट पर, और आपकी कार भाग रही है। और आपने एक चीज देखी होगी, जब सामने से जो कार आती है ना, और आपको ऐसे गुजरती है आपके बगल से, तो आपको लगता है कि बहुत ही स्पीड से निकली। तो आप इधर को जा रहे हैं, तो जो आपकी जो कार जाएगी बहुत ही स्पीड से लगेगी। सामने से आते हुए वाहन हमेशा तेज चलते हुए क्यों लगते हैं? हमारी स्पीड 50 है, हो सकता है कि उसकी 60 हो, तो क्या लगेगी? 110। या हमारी 50 है, उसकी 30 है, तो क्या लगेगी? 80। लेकिन आप कार में जा रहे हैं, एक कार आपको पीछे से ओवरटेक कर रही है, लगता है कि धीरे धीरे ओवरटेक कर रही है, वो धीरे धीरे ओवरटेक नहीं कर रही। हो सकता है आपकी स्पीड 100 हो और उसकी 110 हो, तो आपको मात्र 10 ही दिखाई देगी। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड दिखती है घटते हुए, अपोजिट में दिखती है जुड़ते हुए। तो यहां देखना कि जैसे ही ये बच्चा 4 मीटर पर सेकंड से भागना शुरू करेगा मिरर की तरफ, इसकी इमेज, प्रतिबिंब भी चलेगा 4 मीटर पर सेकंड से। लेकिन इस बच्चे को अपनी इमेज की स्पीड लगेगी कितनी? कितनी लगेगी भाई? ये खुद चल रहा है 4 से, ये खुद 4 से भाग रहा है, इमेज भी भाग रही है 4 से, तो अपोजिट में स्पीड जुड़ते हुए दिखती है। तो एक्चुअल में इसे लगेगा कि इमेज 8 की स्पीड से भागते हुए आ रही है, यानी इमेज, प्रतिबिंब इसकी तरफ को 8 की स्पीड से अप्रोच कर रही है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर किसी की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है मिरर के रेस्पेक्ट में, तो इमेज की स्पीड भी 4 ही होगी। लेकिन इस इमेज की स्पीड इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस व्यक्ति के लिए कितनी होगी? 8। तो अगर इसकी स्पीड 2 हो तो इसकी स्पीड भी 2 होगी, पर इसकी स्पीड इसके लिए कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4। तो इसमें 2 चीज ध्यान रखना, अभी मैं लिखवाऊंगा तो आपको सारी बात समझ में आएगी। पहली चीज क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर विद ए स्पीड v, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v स्पीड से चलेगा, तो इमेज की स्पीड मिरर के लिए तो v होगी, लेकिन इमेज की स्पीड व्यक्ति के लिए कितनी होगी? 2v। तो इसे पहले लिख लो एक बार, फिर मैं समझा देता हूं इसे। पहले लिखेंगे इंग्लिश में, फिर मैं हिंदी में लिखवा दूंगा। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर विद ए स्पीड v, कोमा the speed of image will be v
with respect to mirror, with respect to mirror, and to v, and to v with respect to, डिटेल में लिख देता हूं सर में, with respect to object। हिंदी में लिखेंगे, पहले बार लिख लो फिर समझाऊंगा इसे दोबारा। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ x चाल से चलना शुरू कर दे, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ x चाल से चलना शुरू कर दे, x चाल से चलना शुरू कर दे, तो प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल, तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल x, तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल x, जबकि वस्तु के सापेक्ष चाल, जबकि वस्तु के सापेक्ष चाल 2x होगी। यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष x चाल से चलना शुरू कर दे, यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष x चाल से चलना शुरू कर दे, तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल x, जबकि वस्तु व्यक्ति के सापेक्ष चाल 2x होगी। ठीक है, अब यहां देखना, दोबारा सुनो ध्यान से। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, तभी समझ में आएगी बात। क्वेश्चन करते हैं एक दो। मुझे एक बात बताओ, ये मिरर है, इसका नाम रख दिया मैंने एक्स वाई, और इस मिरर की तरफ को इस व्यक्ति ने 3.5 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू किया, 3.5 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है, एक तो इमेज की स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, पहला क्वेश्चन। और दूसरा स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, विद रेस्पेक्ट टू पर्सन। हिंदी में पहला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ 3.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ 3.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल और प्रतिबिंब की व्यक्ति के सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल और व्यक्ति के सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। एक ही कमेंट में कोमा लगा के आंसर बताएंगे, एक ही कमेंट में। खतरनाक हो गया इस बार तुम्हारा, सही आ रहा सबका। राघव, मंचन, गोविंदा, कुलवंत, राहुल, राकेश, रंजीत, सुरेंद्र, प्रिंस, सोनिया, सबका ठीक है। जिगर, क्या नाम रखा भाई तुमने, जिगर ही है क्या? अमित, रंजीत, सुजीत, नीरज, अमर, विकास, अभिषेक, सबका ठीक है। भरत, अभिषेक। चलो यहां देखो बच्चे, 3.5 मीटर पर सेकंड से अगर ये व्यक्ति चलेगा तो इमेज की स्पीड आपको पता है, अगर व्यक्ति की स्पीड x है तो इमेज की स्पीड मिरर के लिए तो x ही होती है, यानी इस व्यक्ति की जो इमेज की जो स्पीड है मिरर के लिए तो 3.5 ही होगी, लेकिन इस व्यक्ति के लिए कितनी होगी? 3.5 कितनी होगी? 7 मीटर पर सेकंड। तो सबका ठीक है, किसी का गलत नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो सबका ठीक था ये। मिटा के दोबारा बनाएंगे से साफ। अरे भाई कोई दूसरा कलर पेन नहीं है क्या अपने पास, ब्लू ब्लू कलर का टाइप का? अच्छा, 2 पॉइंट में किसी को दिक्कत हो तो बताओ एक बार। इस समय मैंने पानी कहा था, पानी भी नहीं लेगा, ये फोनों में लगे रहेंगे। सर एक बार हिंदी में बोल दीजिए। हिंदी में बोल दिया भाई। प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल बतानी है और प्रतिबिंब की व्यक्ति के सापेक्ष चाल बतानी थी, नो डाउट। चलो बहुत बढ़िया। अब तुम धीरे धीरे खतरनाक होते जा रहे हो। सर जी क्या कर रहे हो आप ये यहाँ पे? अदर कॉम्पिटिटर के हैं? चलो गाने को।
चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। ये क्वेश्चन सब बच्चों ने पढ़ा होगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसे मैं लिखवा दूंगा, समझा दूंगा बहुत ही बढ़िया आराम से, तो आप मुझे आंसर बताएंगे। भाई साहब पानी वानी पिला दोगे नहीं? चाय वाय रहने दो, बस पानी पिला दो आप। बच्चे कह भी रहे सर पेट निकल गया, मीठा मीठा छोड़ना पड़ेगा। बच्चे कमेंट मारने लग गया, बड़े हो गए बच्चे अब। कह रहे बच्चों ही नहीं पता कितना पेट निकलना समृद्धि की निशानी होता है, पर इसे नेगेटिव ले रहे हैं बच्चे। चलो यहां देखो भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चे मेरा, इसका आंसर भी देना। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता ना, इसके मतलब आपने कभी ये तो तैयारी नहीं की कंपटीशन की, या कभी आपने प्रीवियस ईयर नहीं दिए। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग 90% बच्चों को आता होगा जो मैं पूछने वाला हूं। क्वेश्चन है मेरा आपसे कि बच्चे मान लो कि मेरी हाइट 6 फीट है, जूते से लेकर सर तक मेरी लंबाई है 6 फीट। अभी मेरे घर में एक प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण है मेरे घर में, तो उसमें दिक्कत क्या है कि वो छोटा है। मैं जब सुबह उसके सामने खड़ा होकर ब्रश करता हूं ना, तो मुझे अपनी लंबाई केवल इतनी दिखती है उसके अंदर। अब मेरा मन क्या है कि नहीं, मुझे अपनी लंबाई पूरी देखनी है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आप 6 फीट के हैं और आपको अपनी पूरी लंबाई देखनी है मिरर में, दर्पण में, तो आपको कम से कम कितनी लंबाई का मिरर दीवार पर चिपकाना पड़ेगा? 6 फीट के व्यक्ति को कम से कम कितने का? राहुल भाई तुम्हारा गलत हो गया है, बाकी सबका ठीक है। एक प्रिंस का गलत है, अमर गलत, गौतम जी गलत, भूषण का गलत, सोनू का महागलत, अभिषेक का भी गलत है, धर्मजीत का गलत है, गोविंदा गलत का भी गलत, और सुरेंद्र ने तो हद ही कर दी। इतना गलत तो हो ही नहीं सकता किसी का। बाकी चुन्नू, रोशन, पवन, रंजीत, श्याम, चंदन, चंदन का भी गलत है, चंदन का, चुन्नू, इन सब का ठीक है। अनिल का गलत है, सोनिया गलत है, कुलवंत, भूपेंद्र जी का ठीक। यहां देखो बच्चे, अगर मैं 6 फीट का हूं और मुझे अपनी पूरी लंबाई देखनी है मिरर में, तो मुझे जो मिरर चाहिए ना, वो होना चाहिए मेरी लंबाई का आधा। अगर मैं 6 फीट का हूं और मैं 3 फीट का मिरर लेके आ गया, तो उसके अंदर भी मैं अपनी पूरी लंबाई देख सकता हूं। 6 फीट के व्यक्ति को 6 फीट लंबे मिरर की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा 3 में। हाँ आप चाहो तो 3 फीट से बड़ा भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने पूछा कम से कम, तो काम चल जाएगा 3 के अंदर। वो कैसे चलेगा, कैसे लगाना है उसे दीवार पर, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे एक लाइन देखेंगे, पहले क्वेश्चन का लिख लेंगे, लिखेंगे टू सी फुल इमेज, टू सी फुल इमेज कोमा मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ, मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ of plane mirror should be half of object, should be half of object। हिंदी में लिखेंगे पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। शैलेंद्र मैंने सही तो बताया था, आपने सही बताया होगा भाई, गलती होगी हमारे से। चलो अब बच्चे, अगर मान लो कि मैं 6 फीट का हूं और मुझे पूरी लंबाई देखनी है, तो मेरा काम 3 फीट के मिरर में चल जाएगा। 6 फीट के व्यक्ति को 6 फीट का मिरर लाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बशर्ते उसने फिजिक्स पढ़ी हो, हाँ पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ी है, तो बात लगे, फिर 6 फीट का व्यक्ति 6 फीट का मिरर ही लेके आएगा। अब देखो हम उस मिरर को दीवार पर लगाएंगे कैसे, वो आधे में ही काम कैसे चल जाता है, ये सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए बच्चे? आधी। अब यहां सुनो ध्यान से, देखो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए सभी बच्चों को कि हमें कोई चीज दिखती क्यों है। आपको पता होना चाहिए कि हमें कोई चीज क्यों दिखती है। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, तो अब ये मत कहना जी आपके पास आंख है तो इसलिए दिख रही है। भाई आंख तो होनी चाहिए, वो बात सही है। कोई चीज अगर आपको देखनी है तो आपके पास एक तो आंख होनी चाहिए और खुली होनी चाहिए, यानी कि बंद करके बैठ गए। दूसरी चीज,
ऐसे देखो ऐसे ऐसे बच्चे आ जाते ना, बड़ा गुस्सा आता है कई बार। अमर नंबर ऑफ इमेज, मतलब एक बार में क्या तुम सारी चीजें पढ़ लोगे क्या भाई? अभी टॉपिक खत्म हो गया, एक के बाद एक चीज आती है। अब तुमने एक आध शब्द पढ़ा हुआ चिपका देते हैं बोर्ड पे। मतलब बच्चों को कितना भी समझा लो तो कुछ होते ही दिमाग से पैदल। टीचर ने लिखा नहीं राष्ट्रपति, बोलेंगे जी उपराष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल होगा? अरे राष्ट्रपति तो पढ़ ले, उपराष्ट्रपति भी आएगा। बताया अभी कुछ है नहीं इसमें, बोला जी इमेज बताओ। सबके कमेंट दिख रहे हैं भाई हमें, अभिनव तुम्हारे भी दिख रहे हैं। सुनो, अब मैंने आपसे कहा कि मुझे मार्कर देखना है। ये मार्कर पता मुझे कब दिखेगा? ये मुझे मार्कर दिखेगा अगर इस मार्कर के ऊपर लाइट टकराकर, प्रकाश टकराकर मेरी आंख पर पहुंच जाए, तभी मुझे मार्कर दिखेगा। तो कोई भी चीज देखने के लिए लाइट का, प्रकाश का होना जरूरी है। कमरे में पूरा अंधेरा कर लेना और एक किताब रखना सामने, पढ़ लोगे क्या आप उसे? नहीं, लाइट नहीं है, आंखें तो हैं पर लाइट नहीं है। तो देखने के लिए लाइट का, प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट टकराकर आपकी आंख तक पहुंचती है तो आपको दिखेगी। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे अपने पैर देखने हैं, ये पैर, तो मुझे पैर अपने कब दिख सकते हैं? कि इन पे जो लाइट टकरा रही होगी वो मेरी आंख तक पहुंच जाए तो मुझे अपने पैर दिखने लगेंगे। मुझे अपना सर कब दिखेगा? कि यहां पे जो लाइट टकरा रही हो मेरी आंख तक पहुंच जाए। यानी अगर मुझे अपनी पूरी लंबाई देखनी है, ध्यान देना, अगर ये पूरी लंबाई देखनी है तो मुझे केवल इतने बड़े मिरर की आवश्यकता है, इतने बड़े मिरर की। ये ऊपर वाला मिरर एक्स्ट्रा है, ये केवल आपको छत दिखाएगा, पंखा दिखाएगा। ये नीचे वाला मिरर एक्स्ट्रा है, ये केवल आपको फर्श दिखाएगा। तो अगर पूरी की पूरी लंबाई देखने के लिए, इस पूरी लंबाई को देखने के लिए आपको केवल और केवल इतने बड़े मिरर की जरूरत है। इस मिरर के अंदर ही आपका सर, आपका मुंह, पैर, हाथ, नाक, कान, मुंह जो भी है सब कुछ दिख जाएगा। तो इतने बड़े व्यक्ति की पूरी इमेज देखने के लिए इतने से मिरर में काम चल जाएगा। अब ये मिरर आपकी लंबाई का आधा ही है, उसे एक बार प्रूफ कर लेते हैं। यहां मैं बता देता हूं आपको। देखो, आपने ज्योमेट्री में एक थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी, एक थ्योरम है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, एबीसी। आपको टीचर ने कहा होगा कि मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है, AB का मिड पॉइंट है D, AC का मिड पॉइंट है E। तो AB का मध्य बिंदु तो D है और AC का मध्य बिंदु E है। तो इस D और E को मिला दो, आप D और E को मिला दो। तो टीचर ने आपको बताया होगा कि अगर ये D और E मिड पॉइंट हो तो एक तो ये दोनों लाइनें आपस में होंगी पैरेलल, समांतर। दूसरा, अगर ये 6 है तो ये 3 होगी, अगर ये बच्चे 4 है तो ये 2 होगी, इसकी आधी होगी DE। ये 5 है तो कितनी होगी? ये 2.5। अब मुझे एक चीज बताओ, ये आपका मिरर था, जितना आप आगे मिरर के खड़े हैं आपकी इमेज उतना ही पीछे बनती है, यानी कि मिड पॉइंट है ये। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 6 फीट का व्यक्ति है तो मिरर कितना है? 3। ये 5 का है तो कितना है? ये 2.5। ये 10 का है तो कितना है? ये 5। और थेल्स थ्योरम हर डिस्टेंस के लिए वैलिड है। तो चाहे आप कितना भी आगे खड़े हैं, चाहे कितना भी दूर खड़े हैं, आपको अगर पूरी इमेज देखनी है तो मिरर आपको अपनी लंबाई का आधा दीवार पर चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो चुन्नू कह रहे हैं डिटेल में पढ़ाइएगा सर। हाँ भाई चुन्नू, ये तो अभी मैंने ऐसे ही बताया तुम्हें, डिटेल में तो कहाँ पढ़ाया है। लाइट कॉन्सेप्ट कितनी क्लास तक चलेगा पता नहीं भाई, सबसे लंबा चैप्टर है ये, चलेगा भी तो 10-15 क्लास तक। तो अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर, ये तीसरी क्लास है तुम्हारी, भावुक क्यों हो रहे हो तुम? तो बच्चे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको अपनी पूरी लंबाई देखनी है तो मिरर की लंबाई आपकी लंबाई की आधी होनी चाहिए, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें कंफ्यूजन और पैदा होता है बच्चों को, उस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर देता हूं एक बार, जो बहुत सारे बच्चों के मन में बन चुका होगा, वो देखना। तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, सुनो उसे ध्यान से। आपको ये लग रहा होगा ठीक है मैं 6 फीट का हूं, इसमें दूरी से कोई मतलब नहीं है, एड अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC। ओके ठीक है, समझ गया क्या कह रहे हो तुम। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी ठीक है आप 6 फीट के हैं, ठीक है आपकी बात मान ली, आप 3 फीट का मिरर लेके आगे आधे लंबाई का, और उस आधी लंबाई के मिरर को चिपकाए कैसे? यानी कि उसे अगर बिल्कुल दीवार के नीचे चिपका देंगे, नीचे वाले हिस्से पे, तो आपको लंबाई पूरी दिखेगी नहीं। ये उस मिरर को चिपका देंगे वहां टांड पे, छत के आसपास, तो लंबाई पूरी दिखेगी क्या? नहीं। तो मिरर लगाए कैसे? 6 फीट का व्यक्ति लंबाई पूरी देखना चाहता है, 3 फीट का मिरर लेके आया, उसे लगाए कैसे? दीवार पे किस पॉइंट पे चिपकाए उसे? अब मैं उसका तरीका बता रहा हूं।
ये पेपर में नहीं आएगा, ये केवल आपके ज्ञान के लिए, कभी घर में ट्राई करना पड़ जाए तो यहां देखना। दम दर मस्त मस्त दर मस्त मस्त। यहां देखेंगे, मान लो मेरी लंबाई 160 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले बच्चे मुझे अपनी लंबाई पता होनी चाहिए। मुझे पता किया मैंने कि मैं 160 सेंटीमीटर का हूं, ऐसे मान लो, है नहीं, हालांकि ज्यादा है लंबाई तो मेरी 160 से। अब ये काम करेंगे आप, इस लंबाई को दो हिस्सों में चेक करेंगे। एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे लगाना वो जो भी होता है ना, वो मीटर वीटर सा, इंची टेप। यहां से आप आंख से लेके पैर तक की लंबाई पता करो कितनी है। तो मान लो आंख से लेके पैर तक की आपकी लंबाई है 120 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे, अगर आंख से लेकर पैर तक 120 है तो ऊपर कितनी बचेगी, टोटल 160 है तो ऊपर बचेगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चा ध्यान देना, अब देखो मिरर लगाना कैसे आपको। ये मान लो कि दीवार है आपकी। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके सर और आंख के बीच की डिस्टेंस है कितनी, 40। तो मिरर आपको ऐसे लगाना है कि वो मिरर आपकी आंख से आधी लंबाई ऊपर रहे, यानी आंख से लेकर सर तक की लंबाई तो 40 है, तो मिरर ऐसे लगाएंगे कि मिरर आंख से ऊपर जाए 20 सेंटीमीटर। 20, आंख से नीचे आपकी लंबाई है 120, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60। तो आपको मिरर ऐसे लगाना है कि वो मिरर आपकी आंख से 60 सेंटीमीटर नीचे रहे और 20 सेंटीमीटर ऊपर रहे। अब देखो ये आपकी लंबाई है, दीवार पे आप मिरर ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके यहां से लेकर यहां तक। तो आंख से ऊपर लंबाई 40 थी, तो मिरर कितना होना चाहिए, आधा, 20। आंख से नीचे लंबाई थी 120, तो आंख से नीचे मिरर कितना होना चाहिए, 60। तो 60 और 20 कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। लंबाई टोटल कितनी थी, 160। तो आधी लंबाई का मिरर समझिए कैसे लगाना है। ये नहीं कि आप आधी लंबाई का मिरर लेके आए और ऐसे लगा दिया, या ऐसे लगा दिया, या ऐसे लगा दिया, या ऐसे लगा दिया, नहीं। जितनी भी, जैसे मैं अगर यहाँ पे बोर्ड पे बना के दिखाऊं, मुझे इस बोर्ड पे चिपकाना है मिरर, तो एक निशान लगाया मैंने सर पे, ये हो गया। एक निशान लगाया मैंने अपनी आंख के पास। तो मैं इस दीवार पे जो मिरर चिपकाऊंगा, तो मिरर इन दोनों पॉइंट के होना चाहिए, बीच से स्टार्ट होगा, यानी यहां से मिरर लगाना शुरू करूंगा मैं, और जितनी लंबाई मेरी नीचे बन रही थी उसकी आधी लंबाई तक का मिरर नीचे यहां तक लगा दूंगा। तो इसके अंदर जब मैं सामने खड़ा हूंगा ना, तो इसके अंदर मुझे अपनी पूरी लंबाई दिख जाएगी। तो मिरर लगाने का तरीका है, अगर कभी घर में ट्राई करना हो। ठीक है। अरे जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं क्लास, समझ में आया उन्हें? मिरर से कितना भी दूर खड़े हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही चिपक जाओ, क्योंकि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। कोई चीज अगर आपको साफ साफ देखनी है, तो आपकी और उसके बीच की दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो आपको कम से कम 12.5 सेंटीमीटर तो खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि 12.5 आप इधर होंगे 12.5, तो इमेज बनेगी 12.5 इधर, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 25। तो अगर अपनी इमेज साफ साफ देखनी है तो कम से कम 12.5 तो आपको खड़ा ही होना पड़ेगा। ठीक है। अगर अगर आपको समझ में आया तो एक बार वाई लिख देंगे, जिन्हें समझ में नहीं आया वो एन लिखेंगे। शर्त यह है कि उसने शुरू से क्लास देख रहा हो आज की, यानी कि बीच में से चला आया और लिख दे एन। फटाफट लिखें, तभी मैं एक बार कमेंट देखूंगा, नजर मारूंगा कैसे चल रहा माहौल क्लास में। ओके, एक बच्चे का हमारे पास में एन भी आया है। हाँ सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है, पूरी तरह समझ में आया। अरे वाह, कितना सुंदर शब्द लिखा है इसने, मजा आ गया सुनकर। यस सर, जय श्री राम। अच्छा, ओके, बढ़िया सर, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपको भी भाई। ठीक है सर, मजा आ रहा है। ओके ठीक है, गुड। चलो अब मैं देखेंगे आगे। अब इस प्लेन मिरर के अंदर मैंने आपको 3 बातें बताई, दोबारा सुनेंगे। एक मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर करता क्या है, जितनी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की उतनी हाइट दिखाएगा इमेज की। अगर आप एक्स स्पीड से भागेंगे, इमेज भी एक्स स्पीड से चलना शुरू कर देगी, लेकिन इस इमेज की स्पीड आपके रेस्पेक्ट में कितनी होगी, 2x। एक मैंने आपको बताया इसमें कि अगर आपको अपनी पूरी लंबाई देखनी है तो मिरर आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट मैंने बताए, और उम्मीद कर रहा हूं कि सबके सब आसान है, ये आपने समझ लिए होंगे। अब थोड़ा सा हल्का सा माहौल में चेंज करने वाला हूं, अब उसे देखना। वो देखो क्या है, अधिकतम कितना दूर, कितना भी दूर हो सकते हो।
राहुल जनरली तो सिल्वर की होती है और किसी की भी होती होगी, पर नॉर्मली सिल्वर की कोटिंग होती है पीछे। समझ आ रहा है सर? पर ये मिरर वाला एक बार रिपीट कर देते हैं, जो मिरर चिपकाया बाद में देख लेना इसे, तो ये इतना जरूरी भी नहीं है। ये बच्चा कह रहा है कृष्ण कन्हैया हम आएंगे माखन वही खाएंगे। अच्छा, भावुक नहीं होना। अभी लग रहा है ये आईटी सेल वाले हैं बीजेपी के, इन्होंने माहौल चेंज कर दिया। अब थोड़े दिन तक इनका माहौल चल रहा था रामलला हम आएंगे, अब रामलला जी वाला तो काम हो गया, अब दूसरा शुरू कर दिया माहौल बनाना। चलो यहाँ देखो, अब मेरा क्वेश्चन आपसे बच्चे ये है, अगर मेरे पास में एक ही मिरर हो, एक ही दर्पण, और आप उसके सामने खड़े हैं, तो आपको पता है कि आपकी एक इमेज बनेगी। एक मिरर तो इमेज बनती है एक, एक दर्पण तो प्रतिबिंब बनता है एक। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, मान लो कि मेरे पास में दो मिरर हैं, दो प्लेन मिरर, और इन दोनों को मैंने 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया। दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पर रख दिए मैंने, 90 पे, और इनके बीचों बीच खड़ा हो गया मैं। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हों और आप उनके बीच में खड़े हो जाएं, तो आपकी इमेज कितना बनेगी, आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हों? ये आपको बताना है। देखो, अगर दो मिरर बच्चे 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो जो बच्चे कह रहे हैं अनंत, ये वो बच्चे जो रट के बैठे हुए हैं, अनंत वालों का महागलत है। सर यू लुक लाइक रोहित शर्मा। अच्छा, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने कहा है, पर मुझे तो लगता नहीं कभी ऐसे। कई बार स्टूडेंट ने बोला है, रोहित शर्मा जैसे आप लगते हो सर। ऐसा है क्या? दाढ़ी रखने से रोहित शर्मा सब बनने लगे तो हो गया काम। 5 3 1 अनंत ऐसे आ रहे हैं मैं। चलो यहां देखो बच्चे, अगर दो मिरर है 90 डिग्री पे, तो आपकी कुल इमेज बनेगी 3। देखो, एक तो बनेगी इस वाले मिरर की वजह से, आप इसे जितना आगे खड़े हैं एक इमेज आपकी उतने पीछे बन जाएगी, एक इस वाले मिरर की वजह से आप जितना आगे खड़े हैं एक इमेज बन जाएगी उतना ही पीछे। कितनी हो गई? 2। तीसरा, जहां पे दोनों मिरर मिल रहे हैं, जितना आप आगे खड़े हैं एक इमेज बन जाएगी उतना ही पीछे। तो कुल मिला के आपकी 3 इमेज, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इस बात को, जहां पे दोनों मिरर मिल रहे हैं ना, इसे आप सेंटर मान के दोनों मिरर को टच करने वाला एक सर्कल बना लो, एक सर्कल। फिर आपको पता है कि जो सर्कल है ना, वो सेंटर पे एंगल बनाता है 360 डिग्री का। तो दो मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो कुल मिला के कितने पार्ट बन जाएंगे? 4 पार्ट। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो यहां पे तो आप खड़े ही हैं, तो आपकी एक इमेज ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी। कितनी बन गई? 3। ऐसे अगर बच्चे दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हैं, तो आप क्या करेंगे? एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो दो मिरर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री का। तो यानी इसका मतलब कितने पार्ट बनेंगे? 6 पार्ट बनेंगे। तो एक में तो आप खड़े ही हैं, तो आपकी इमेज कितनी बनेगी? 5। लेकिन ऐसे करेंगे पेपर में तो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूले से क्वेश्चन जल्दी होगा। देखो, ये 4 पार्ट तो बने, पर एक पार्ट में तो आप खुद खड़े हैं, तो इमेज बनेगी 3। अगर मिरर के बीच में एंगल है 60 डिग्री का, तो पार्ट कितने बनेंगे? 6। एक में आप खुद खड़े हैं, तो इमेज कितनी बनेगी? 5। तो इसे हम फॉर्मूले से करते हैं, तो लिखेंगे हम नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या। इसे लिखते हैं बच्चों एन से। इसका फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा माइनस 1। तो आप समझ गए होंगे एक क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि एक तो आप खुद ही है, उसे हमने घटा दिया। और थीटा आपको पता ही है, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो कितने पार्ट बनते हैं? 4। 60 का तो कितने बनते हैं? 6। और एक क्यों घटा देते हैं, क्योंकि एक तो आप खुद ही खड़े हैं। तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला है 360 बाई थीटा माइनस 1। और यहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, दो दर्पणों के बीच का कोण। एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, दो दर्पणों के बीच का कोण। हाँ राकेश, आपकी बात पे भी हम आएंगे। यहां देखो, अब यहां से देखो, इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे फटाफट। अगर मैं आपसे बोल दूं कि दो मिरर, एग्जांपल नंबर 1,
कि दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं, कितनी इमेज बनेगी? आप फटाफट बता दोगे अब। 360 बाई थीटा, थीटा कितना है? 90 माइनस 1, 4 में से गया, कितनी इमेज बनेगी? 3। अगला क्वेश्चन, दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हैं, कितनी इमेज बनेगी? तो आप निकाल देंगे 360 बाई 60 माइनस 1, 6 माइनस से कितना हो गया? 5। कर लेंगे ना। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ऐड करने वाला हूं, बड़े ध्यान सुनना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी तो मैं आपको बहुत ही साफ सुथरा एंगल दे रहा हूं। मिरर में क्वेश्चन ग्रुप डी से आते हैं, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते भाई? सिलेबस तो में तो सब जगह ही है, मिरर से क्यों नहीं आएंगे? अब मेरा क्वेश्चन है भाई यहाँ पे कि अभी मैंने आपको 90 और 60 दिया, अगर बच्चे मैं आपको एंगल दे दूं कुछ 13 डिग्री का, 19 डिग्री, 57, 59, तो फिर आपकी वैल्यू कुछ पॉइंट में आएगी, पॉइंट के अंदर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको मैंने कुछ ऐसा एंगल दिया अजीब सा कि आपका आंसर आया पॉइंट में। जैसे मान लो कि आपने सोल्व किया और आया आपका सोल्व करने के बाद में 7.7, तो पेपर में आपको ऑप्शन लिखे मिले हैं, इमेज बनेगी 6, 7, 8, 9। तो आप बताओ किस पे टिक लगाओगे? आपने सोल्व किया, 7.7 आया, तो आप किस पे टिक लगाओगे? 6 पे, 7 पे, 8 पे कि 9 पे? 6, 7, 8, 9 किस पे टिक लगाओगे आप? अब यहाँ पे घमासान चल रहा है 7 और 8 में, 6 और 9 तो किसी ने नहीं बताया, 6, 7, 6, 7, 6, 7 चल रहा है, 6, 7, 6, 7। देखो आपके बच्चे इसमें आंसर होगा 7, क्योंकि आपको ये नहीं करना कि मैथ नहीं है कि 7.7 को आप राउंड फिगर करके 8 कर दो, नहीं। इसका मतलब समझो, इमेज 7.7 का मतलब यह है कि 7 इमेज बनेंगी पूरी पूरी और 8वीं बनेगी आधी अधूरी, तो सब काउंट नहीं करेंगे। तो अगर कभी पॉइंटों में आंसर आ जाए तो आप एक पूरा कंप्लीट नंबर जो दिखेगा वो लेंगे आप। तो 7.2 आ जाए तो भी 7 बताएंगे, 7.5 तो 7, 7.9 तो भी 7, ठीक है। तो आपको पूरा नंबर लेना है। 8 वालों को गलत है, ये मैथ नहीं लगाना, इसमें कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, अब देखो पेपर में जो क्वेश्चन आता है, अब मैं उसे कराता हूं आपको। पेपर में आता ही है एग्जाम्पल नंबर 3, देखना बच्चे। इस बार मैंने 2 मिरर लिए और दोनों मिरर आमने सामने लगा दिए। मेरे पास जैसे मान लो 2 मिरर हैं, 2 दर्पण हैं, एक मैंने लगा दिया इस वाली वॉल पे, एक इस वाली वॉल पे, यानी आमने सामने की दीवारों पे, अपोजिट वॉल पे। 2 मिरर आपने लगा दिया अपोजिट वॉल पे। अगर 2 मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, और आप उनके बीच में खड़े हो जाएं, तो बताएंगे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। अगर 2 मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, और आप उनके बीच में खड़े हैं, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? अब सही है बहुत सारे बच्चों का, इनफाइनाइट अनंत। देखो आपने बचपन में 9th 10th में क्वेश्चन पढ़ा होगा टीचर से मैथ में कि अगर 2 लाइनें बिल्कुल ही पैरेलल हैं, बिल्कुल ही समांतर हैं, तो उनके बीच में कुछ एंगल है क्या बच्चे? नहीं। अगर 2 लाइनें बिल्कुल ही पैरेलल हैं, बिल्कुल ही समांतर हैं, तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं है। एंगल कब बनता है? मान लो 2 लाइनें ऐसी हैं तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, 60, 45, 30। अगर 2 लाइनें चिपक गई तो उनके बीच में एंगल तो 0 ही है। तो अगर 2 मिरर बिल्कुल ही पैरेलल हैं, तो यहां पे आपको उसने इनडायरेक्ट कहा कि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। अब आपको नंबर ऑफ इमेज निकालनी है, वैल्यू पुट कर दो। 360, थीटा की वैल्यू है 0 माइनस 1, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इनफाइनाइट अनंत। इनफाइनाइट अनंत आएगा, यानी 2 मिरर अगर बिल्कुल ही पैरेलल है, बिल्कुल ही समांतर हैं, और आप उनके बीच में खड़े हो गए, तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, इफ 2, या तो आएगा 2 मिरर पैरेलल हैं,
टू मिरर्स आर पैरेलल, टू मिरर्स आर पैरेलल, ये क्या लिखा आएगा? टू मिरर्स ऑन अपोजिट वॉल, दो मिरर आमने सामने की दीवारों पर हैं, या दो मिरर समांतर हैं। तो दो मिरर पैरेलल बोलेगा, अब ये बोलेगा अपोजिट वॉल पर हैं, तब क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट, अनंत इमेज बनेगी। ठीक है। अच्छा 180 डिग्री हो तो निकाल लो भाई, इसमें निकाल नहीं सकते क्या तुम? यहां देखो, अगर दो बच्चे मिरर 180 डिग्री पे हैं तो क्या होगा? यहां देखो, अगर दो मिरर 180 डिग्री पे हैं तो नंबर ऑफ इमेज निकाल लो, n इजकल टू 360 बाई थीटा -1, 360 बाई 180 -1, यानी इमेज कितनी बनेगी? 1। पता क्यों? देखो 180 का मतलब पता क्या है? 180 का मतलब ये है कि एक मिरर तो आपके पास में ये है और एक आपने इसके साथ में चिपका दिया, तो अगर दो मिरर एक ही लाइन में हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तब ये बिल्कुल एक मिरर की तरह बिहेव करेंगे। अगर दो मिरर अगर 180 डिग्री पे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने एक के साथ में एक चिपका दिया, तो अभी ये एक ही मिरर की तरह काम करेंगे। और आपको पता है कि एक ही मिरर में तो एक ही इमेज बनती है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो इसमें ये भी बोल सकता है वो कि टू मिरर्स ऑन सेम वॉल, टू मिरर्स ऑन सेम वॉल, दो दर्पण एक ही दीवार पर, टू मिरर्स ऑन सेम वॉल। अगर दो मिरर एक ही दीवार पे बिल्कुल चिपके हुए हैं, या दो मिरर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी 1। ठीक है। अच्छा दूसरा बच्चे ये होना चाहिए कि दोनों जो मिरर रखे हैं ना अपने सेम वॉल पर, साथ में चिपके होने चाहिए। यानी कि एक मिरर तो दीवार में यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया, तो फिर क्या होगा कि आप एक बार में एक ही सामने ही रहोगे। तो एक जब इसके सामने खड़े होगे तो भी एक दिखेगी, उसके सामने खड़े होंगे तो एक ही दिखेगी, और चिपका दोगे तो फिर तो एक दिखनी है, फिर दोनों के दोनों ही पिक्चर में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे दोनों मिरर चिपके हुए हैं और आप उनके सामने खड़े हैं, तो एक इमेज बनेगी। ठीक है। आई बात समझ में? अब मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा और चीजें पूछने वाला हूं, जो बहुत सारे बच्चे आधा अधूरा ज्ञान रहता है बहुत सारे बच्चों को। अब उसकी तरफ को मूव करेंगे। एक क्वेश्चन है बच्चे मेरा आपसे, अगर दो मिरर के बीच का एंगल है 40 डिग्री तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? आप बताइए। ये क्वेश्चन 40। कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू में डिफिकल्टी होती है। कोई नहीं भाई, करो धीरे धीरे, डिफिकल्टी भी खत्म होगी जब सिलेबस पढ़ लोगे। इसका आंसर देंगे सब बच्चे? देखो यहां देखेंगे, इसमें देखना भाई नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? n इजकल टू 360 बाई 40 -1। 4 निम 36, 9 में से गया 8। लेकिन यहां ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा होगा 9, क्योंकि आपने कई लोगों ने आपको बताया होगा कि अगर दो मिरर हैं, दो दर्पण हैं, तो नंबर ऑफ इमेज हमेशा ओड नंबर बनती है, विषम संख्या बनती है। लेकिन उसकी कंडीशन समझना। आप देखो, आपको ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ये फॉर्मूला तब वैलिड है जैसे आपने दो मिरर लिए, दो मिरर, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। आप इस एंगल का जो टोटल एंगल है दोनों के बीच में, इसका एंगल बाइसेक्टर कर लो। एंगल बाइसेक्टर करने का मतलब यह है कि जितना एंगल इधर है उतना इधर रखो, यानी 45 डिग्री का एंगल ऊपर, 45 डिग्री का नीचे।
तो अगर आप इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे खड़े हैं तो आपको पता है कि आपसे नीचे भी एंगल 45 है, आपसे ऊपर भी एंगल 45 है, यानी जैसा माहौल नीचे वैसे माहौल नीचे, से हम बोलते हैं सिमेट्री। यानी ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड है अगर ऑब्जेक्ट वस्तु सिमेट्रिकली रखी गई हो। सिमेट्रिकली का मतलब यह है कि उसके नीचे भी एंगल उतना ही हो, ऊपर भी उतना ही हो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होता तो नीचे तो एंगल कम बनेगा, ऊपर ज्यादा बनेगा, तो हम बोलेंगे कि यहां पे एसिमेट्रिकली रखा गया है। तो फॉर्मूला कब वैलिड है? अगर ऑब्जेक्ट आपका सिमेट्रिकली रखा गया है, सिमेट्रिकली यानी कि समरूपता है। समरूपता समझ रहे हो कि जितना एंगल ऑब्जेक्ट से नीचे है उतना ही एंगल ऑब्जेक्ट से ऊपर है। तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा 360 बाई थीटा माइनस 1, और इसमें आपका आंसर इवन नंबर आए चाहे ओड नंबर आए दोनों सही हैं। और जब पेपर में आपको ये ना बताए कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा गया है कि एसिमेट्रिकली, तो आप उसे सिमेट्रिकली मानेंगे, समरूप मानेंगे और यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती बोल दे कि ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली रखा गया है, असमरूपता है, फिर आप ध्यान रखेंगे कि अब आपका नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली रखा गया हो, अगर असमरूपता हो, तो बच्चे आपका फॉर्मूला n इजकल टू 360 बाई थीटा अप्लाई करेंगे आप, ये भी सही है। और आपका फॉर्मूला 360 बाई थीटा माइनस 1 ये भी सही है। वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपको ओड नंबर कहां से मिल रहा है। यानी अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली रखा गया हो, असमरूप रखा गया हो, एक के नजदीक एक से दूर, तो इस वाले केस में आपका आंसर हमेशा ओड नंबर, विषम संख्या आएगा। तो अगर मैं आपसे बोल देता कि दो ऑब्जेक्ट है, दो मिरर हैं, उनके बीच का एंगल है 40 डिग्री, एंगल है 40 डिग्री, तो कितनी इमेज बनेगी? और ऑब्जेक्ट असमरूप रखा गया है, एसिमेट्रिकली रखा गया है, एसिमेट्रिकली। तो फिर आपको पता है कि एसिमेट्रिकली वाले केस में अगर वो शब्द ऐड कर देगा जबरदस्ती, फिर इमेज आएगी ओड नंबर, इवन नंबर नहीं आ सकती। तो पहले मैं इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा, n इजकल टू 360 बाई थीटा कितना है 40, कितना आ गया 9। तो बस यही हमारा आंसर है। अब आप एक नहीं घटाएंगे। तो अगर एंगल 40 डिग्री का है तो सिमेट्रिकल केस में तो 8 होंगी इमेज, और एसिमेट्री में कितनी होंगी 5। एसिमेट्री तभी तो बनेगी ना, एक तरफ मान लो 5 इमेज आ गई, एक तरफ 4 आ गई, ठीक है। तो एसिमेट्रिक केस में आंसर हमेशा ओड नंबर होगा। मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ढंग से। जैसे आप एक क्वेश्चन करो, आप मुझे बताओ, दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं, कितनी इमेज बनेगी? पहला केस में ऑब्जेक्ट रखा गया सिमेट्रिकली, दूसरे केस में रखा गया एसिमेट्रिकली। पहले केस में असमरूपता है, दूसरे केस में असमरूपता है। अगर एंगल 90 डिग्री का हो तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक लें? एमसीक्यू के लिए ले लो अरिहंत की बुक ले लो, सही होती है अरिहंत की बुक। या अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है एक्स ग्रुप वगैरह की, एक्स ग्रुप या एनडीए की, वो पाथ फाइंडर ले सकता है, पाथ फाइंडर। देखो अब यहां पे एक चीज देखना, आप सिमेट्रिकल केस में तो आपका एक ही फॉर्मूला है, n इजकल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। इवन आए चाहे ओड आए वही सही है। तो सिमेट्रिकल केस में तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, n इजकल टू 360 बाई 90 माइनस 1। तो कितना आया? 4 में से गया 3 आया, तो कितना आ गया इसका आंसर? 3। एसिमेट्रिकल केस में हम पहले लगाएंगे 360 बाई थीटा, पहले हम इसे लगाएंगे। तो यहां देखो 360 बाई थीटा कितना है 90, कितना आया 4, ये तो इवन नंबर आया, तो एक घटा के इसका ओड बना लेंगे। तो यानी यहां पे भी आंसर कितना आ गया 3, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल केस में सेम भी आंसर आ सकता है, क्योंकि एसिमेट्रिक केस में तो ओड नंबर तो आ ही नहीं सकता, सॉरी इवन नंबर तो आएगा नहीं, ओड नंबर आएगा। तो पहले आप इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। तो अगर इससे ओड नंबर आ जाता जैसे यहां पे आ गया था तो जू का तो छोड़ देंगे, अगर इवन नंबर आ गया तो उसमें से एक घटाकर उसका ओड नंबर बना लेंगे, ठीक है। लुसेंट भी ठीक है। ऐसे अगर आप 60 डिग्री वाला देखें तो 60 डिग्री में भी देखना आप, सिमेट्रिकल केस में कितनी इमेज बनेंगी 5, और एसिमेट्रिकल में भी यहां पे 6 आएगा तो उसे घटा के 5 बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 40 वाले केस में यहां से आंसर कितना आ रहा था हमारा 8, और यहां से आंसर कितना आ रहा था हमारा 9। देखो ये ओड इवन वाला चक्कर एसिमेट्री में आता है, सिमेट्रिकल केस में इवन ओड कुछ भी आंसर आ सकता है, चाहे वो इवन हो चाहे ओड हो, सही है। एसिमेट्री में याद रखेंगे ओड नंबर आंसर आता है। अब ये नहीं कि तुम हमेशा ओड नंबर ही रट लो, तो ओड नंबर होता है एसिमेट्रिकल केस के लिए, ठीक है। आई एम ज्वाइनिंग टुडे सर, कोई नहीं, आप पिछली 2 क्लास देख लेना, आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। और
तो नंबर ऑफ इमेज, अगर पेपर में कुछ ना लिखे सिमेट्री एसिमेट्री तो सिमेट्री मान लेना। समरूपता कंसिडर कर लेना, ठीक है। ओके, 120 डिग्री का एंगल है तो कर लो क्वेश्चन। 360 बाई 120 माइनस 1 कितना आएगा ये? 3 माइनस 1 2। तो सिमेट्री होगी तो आंसर आ जाएगा 2, और एसिमेट्री होगी तो ओड नंबर आना चाहिए, तो केवल कितना आएगा? एसिमेट्री में 3 आएगा। तो एसिमेट्रिकल केस में एक इमेज एक्स्ट्रा आती है, क्योंकि इसमें हम एक घटाते नहीं है ना बहुत बार, तो एक इमेज एक्स्ट्रा आती है इसमें, ठीक है। 120 वाला भी कर लोगे। सिमेट्री वाला केस में अलग आंसर है, एसिमेट्री में अलग है 120 पे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा कल की क्लास का कुछ पार्ट यूज करते हुए। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कांस्टेबल टाइप के पेपर में खास तौर से ध्यान रखेंगे ने, कांस्टेबल सीजीएल टाइप के जो पेपर होते हैं। देखो ये बच्चे अपने पास में एक प्लेन मिरर है। कल मैंने आपको बताया था कि आपने इस प्लेन मिरर पर डाली लाइट पैरेलल, तो अगर बिल्कुल प्लेन चीज है, स्मूथ है, अगर लाइट बिल्कुल पैरेलल आई तो टकरा के कैसे जाएगी? पैरेलल, समांतर जाएगी। ये इंसिडेंट रे हैं, आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण, ठीक। तो मुझे एक चीज बताओ, आप 40 का बताएं। अरे तुम्हें जोड़ना घटाना नहीं आता क्या भाई आदित्य भाई? 40 का बताया तो 8 और 9। एमएससी वाला भाई पिक्चर ऐसे नहीं बनेगा आराम से। इसके लिए ना, अगर आप आईआईटी की कभी तैयारी कर रही हो किसी बच्चे ने, तो एक क्रिस क्रॉस मेथड आता है। क्रिस क्रॉस मेथड से हम चेक करते हैं इसे। इसका मैंने थोड़ा सा इसका सिंपल वे बना दिया, वरना क्रिस क्रॉस मेथड से करते हैं वहां पे टीचर। बहुत सारे टीचर को भी वहां पे पता ही नहीं है कि अगर पॉइंट में आंसर आ रहा तो मेन वाला नंबर ले लेंगे, और कैसे एसिमेट्री में कैसे अप्लाई करना है, एसिमेट्री में कैसे करना है, वो क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो मैंने आपको सिंपल बताया, सिमेट्री है तो केवल एक ही फॉर्मूला, एसिमेट्री है तो ओड नंबर आना चाहिए, पॉइंट में आ गया तो पॉइंट के बाद वाला हिस्से को छोड़ दो, पहले वाला हिस्सा ले लो। सारे क्वेश्चन करना 50 हो, सबका इसी में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखें, अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि जो प्लेन मिरर है, अगर इस पे लाइट पैरेलल आके टकराई, समांतर आके टकराई, तो पैरेलल आई और पैरेलल आके चली जाएगी। ना तो प्लेन मिरर ना तो लाइट को इकट्ठा करता ना लाइट को फैलाता है, ये क्या करता है? लाइट पैरेलल आई, बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर लाइट समांतर आई, समांतर ही चली गई, तो पैरेलल जो लाइनें होती हैं, समांतर जो लाइनें होती हैं, क्या ये कभी मिलती हैं? क्या ये कभी मिलती नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है कि कभी अनंत पे जाकर मिल जाएंगी। जैसे आप ट्रेन की पटरी देखना, ट्रेन की पटरी कभी मिलती तो है नहीं, बिल्कुल सीधी जा रही है ट्रेन की पटरी, लेकिन आप एक मैदान में खड़े हैं, खेत वेत में खड़े हैं, और वहां से पटरी गुजर रही है। अब दूर तक देखना, बहुत दूर ऐसा लगता है कि जाकर पटरी मिल रही होगी। तो अगर कोई चीज कहीं ना मिले, कोई चीज अगर कहीं पर भी ना मिले, हम कह देते हैं कि वो इन्फिनिटी पर, अनंत पर जाके मिलेगी। वो कहां मिलेगी? अनंत पर मिलेगी, ठीक है। आदित्य कह रहे हैं कि सर 40 का 80 8 व 7 क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, थोड़ा बुद्धि की कमी है तुम्हारे अंदर। यहां देखो, सिमेट्री वाला केस क्या था? 360 बाई थीटा माइनस 1। सिमेट्री में तो ये फॉर्मूला लगेगा, 360 थीटा कितना है? 40 माइनस 1, 4 निम 36, 9 में से गया तो 8 आ गया, 8 आ गया। अब एसिमेट्री के लिए अप्लाई करेंगे, एसिमेट्री के लिए पहले ये वाला फॉर्मूला चेक करेंगे, 360 40 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 9 आ गया। तो बस 9 ही हमारा आंसर है। 7 कहां से आ जाएगा? हा? अच्छा भाई, मैंने आपसे कहा कि अगर कोई चीज कहीं ना मिले तो हम बोल देते हैं कि वो इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी, अनंत पर जाकर मिलेगी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो प्लेन मिरर है, ये लाइट को कहां पर फोकस करता है? आपको ये तो फोकस करता ही नहीं है। लाइट पैरेलल आई, पैरेलल चली गई, तो ये कहीं पे फोकस नहीं कर रहा, तो हम इसे कहां पे मान सकते हैं कि कहां फोकस करेगा? इन्फिनिटी पे, अनंत पे। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि जो प्लेन मिरर है, इसका फोकस कहां पे होता है, यानी इसका फोकस कहां पे होने का मतलब ये है कि कहां पर ये प्रकाश को, लाइट को फोकस करेगा, तो आप बोलेंगे जो प्लेन मिरर है इसका फोकस होता है अनंत पे, इन्फिनिटी पे। अच्छा, फोकस से लेके इसका फोकस कहां बच्चे? इन्फिनिटी पे, अनंत पे। और फोकस से लेके
जो मिरर के बीच तक की दूरी होती है उसे बच्चे बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल दूरी। तो आपको पता है अगर फोकस इन्फिनिटी पे है तो फोकल लेंथ भी कितनी होगी, अनंत होगी। भाई मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति मेरे घर से अनंत दूरी पे है और एक व्यक्ति अनंत पे है, तो उसके मेरे बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत होगी, इन्फिनाइट होगी। तो यहां पे लिखेंगे हम फोकस ऑफ प्लेन मिरर, फोकस ऑफ प्लेन मिरर is at infinity, therefore its focal length is also infinite, therefore its focal length is also infinite। लिखेंगे हिंदी में, समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, इसलिए इसकी फोकल दूरी भी अनंत होती है। समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, इसलिए इसकी फोकल दूरी भी अनंत होती है। समतल दर्पण का फोकस अनंत पर होता है, इसलिए इसकी फोकल दूरी भी अनंत होती है, इसलिए इसकी फोकल दूरी भी अनंत होती है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं एक चीज मुझे बताओ, जैसे सर्कल है ये सर्कल की रेडियस है आर, त्रिज्या आर। भाई सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। मैंने कहा एक काम करो, आप मुझे इतने से सर्कल की रेडियस बताओ, इतने से पार्ट की रेडियस। तो आप एक काम करो, इसे पूरा कंप्लीट कर लो। तो इतने से पार्ट की रेडियस भी क्या होगी, जो पूरे सर्कल की रेडियस है ना, तो इसकी रेडियस भी वही होगी। मैंने कहा इसे भी छोड़ो, आप रेडियस बताओ स्ट्रेट लाइन की, सीधी रेखा की। आप कहोगे जी आप कैसे बातें कर रहे हो, रेडियस तो होती है कर्व चीजों की, सर्कल की, कर्व पार्ट की, स्ट्रेट लाइन की क्या रेडियस बताऊं। मैंने कोई बात नहीं, एक काम करो, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों जोड़ो, जैसे बढ़ रहा है इसे आगे बढ़ाओ, ये वाला पार्ट जैसे बढ़ रहा है इसे आगे बढ़ाओ। तो मुझे एक चीज बताओ, मेरे हाथ में की स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन आप सीधी आगे बढ़ाएंगे, ये वाला ऐसा लगातार सीधा आगे बढ़ाएंगे, तो दोनों सिरे कभी कहां पर मिलेंगे, कभी मिलेंगे ही नहीं। पर जो चीज कभी ना मिले हम बोल देते हैं वो इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो जो हमारा सर्कल बनेगा तो उसकी रेडियस भी तो इनफाइनाइट अनंत होगी। यानी अगर कोई चीज बिल्कुल प्लेन है, उसके अंदर कोई कर्व नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, स्ट्रेट है, तो हम उसकी रेडियस बोलते हैं अनंत। ठीक है, तो उसके हम रेडियस क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। तो पेपर में अगर ऐसे आपसे कोई पूछ ले कि प्लेन मिरर की रेडियस, इसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो ये मिरर है प्लेन, कर्व तो है नहीं, बिल्कुल फ्लैट है, तो प्लेन मिरर की रेडियस भी कितनी होती है, अनंत। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ठीक है, कितना बढ़िया मिरर है। देखो ध्यान रखना भाई, एसएससी वाले बच्चे खासतौर से, अगर आपसे मैं कह दूं कि प्लेन मिरर लाइट को कहां पर फोकस करता है, तो उसका फोकस कहां पे आप बोलेंगे, फोकस करता ही नहीं है लाइट को, जैसे आएगी वैसे ही छोड़ देगा। तो अगर वो कहीं पे लाइट को फोकस नहीं करता तो आप उसका फोकस कह सकते हैं इन्फिनिटी पर होगा, अनंत पर होगा। क्योंकि कोई चीज जहां पर नहीं मिलती हम बोल देते हैं कि वो अनंत पर मिलती हुई दिखेगी, तो उसका फोकस होगा अनंत। फोकस तक की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, फोकल दूरी, तो वो भी क्या होगी, अनंत, इनफाइनाइट। और इसकी रेडियस भी कितनी होती है, क्योंकि मिरर है प्लेन, तो प्लेन चीज की जो रेडियस होती है, जो बिल्कुल फ्लैट चीज की रेडियस होती है अनंत। कितना प्यारा मिरर है, फोकस भी अनंत, फोकल लेंथ भी अनंत और रेडियस भी अनंत, यानी सब कुछ इनफाइनाइट 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 चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जो प्लेन मिरर है इसकी पावर कितनी होती है। हालांकि मैं आगे से फॉर्मूले से बताऊंगा, अभी फिलहाल लिख लेंगे पावर ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण की क्षमता, पावर ऑफ प्लेन मिरर। देखो किसी मिरर की पावर जो है ना, किसी मिरर की पावर ये होती है कि वो कितना अच्छा प्रकाश की किरणों को, रेज को मोड़ सकता है या कितना अच्छा फैला सकता है। तो आपको पता है कि जो प्लेन मिरर है ना तो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता ना फैलाता, ना तो बच्चे उन्हें क्या करता है, ये कन्वर्ज करता, ना उन्हें डाइवर्ज करता है। ठीक है, ना तो कन्वर्ज करता ना डाइवर्ज करता, तो इसकी पावर कितनी है, जीरो। भाई पावर तो तब होती ना अगर या तो रे कोई मोड़ता या फैला देता।
तो ये ना तो रे को मोड़ता है ना बच्चे फैलाता है, ये जैसी रे आएंगी वैसे की वैसे छोड़ देगा, तो इसकी पावर है 0। तो पावर 0 है, बाकी सब कुछ अनंत है। क्लियर हुई बात यहां तक की? चलो मैं आपको फटाफट ये प्लेन मिरर रिवाइज करा देता हूं, सुनना ध्यान से। जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको अपना स्कोर बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा और आंसर भी। बस आपको ये चेक करना है कि जब मेरे आंसर बोलने से पहले आपके मन में उसका आंसर आया कि नहीं आया। देखो, कोई आपसे पूछ ले कि एक व्यक्ति की लंबाई है जेड, उसे पूरी लंबाई देखनी है, तो मिरर की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? Z/2। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड से भागना शुरू करेगा तो इमेज उसकी तरफ कितनी स्पीड से अप्रोच करेगी? 10 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि व्यक्ति चलेगा 5 से, इमेज भी चलेगी 5 से, पर इसे लगेगी कितनी? 5 और 5 10। तो स्पीड जो होती है अप्रोच करने की वो क्या होती है? दोनों को जोड़ के तो आएगी। भाई मैं इधर को भाग रहा हूं 60 से, आप भाग रहे हैं 40 से, तो मुझे लगेगा कि आप मुझे 100 से अप्रोच कर रहे हैं, ना कि 40 से, क्योंकि अपोजिट में स्पीड जुड़ते हुए दिखती है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर जो है इसका फोकस कहां पे होता है? इन्फिनिटी पे। इसकी पावर कितनी होती है? 0। इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट, अनंत। इसकी रेडियस भी कितनी होती है? अनंत। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसके अंदर कि अगर आपकी हाइट h है तो प्लेन मिरर आपकी हाइट को h ही दिखाएगा। इसके अलावा हमने इसके अंदर पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, अगर किसी प्लेन मिरर को मैं रोटेट कर दूंगा x एंगल पर, तो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कितने एंगल पर रोटेट हो जाएगी? 2x एंगल पर रोटेट होगी। ठीक है। इसके अलावा हमने आपको पढ़ाया इसके अंदर कि एंगल ऑफ डेविएशन होता है प्लेन मिरर में 180 - 2i। अगर एक ही मिरर है 180 - 2i होगा, या एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण कितना होगा? 2g के बराबर। फिर एक हमने पढ़ा कि अगर लाइट परपेंडिकुलर नॉर्मल आकर टकराएगी तो उसी पाथ पर वापस जाएगी। यहां तक मुझे बताओ, जितना मैंने आपको बताया आपको कितने % क्वेश्चन पता थे? अगर मैं आपसे पूछूं कितने क्वेश्चन बताए मैंने आपको? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में से कितने आपको आते थे? कितने % आपको आते थे? क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको कल बताए थे, 1 2 इनमें इसमें से इधर से 100% ऑल क्वेश्चन। 4 1 में कंफ्यूजन हो गया था, ऑल क्वेश्चन सब 6/6 कुलवंत। ओके, बहुत बढ़िया। ऑल 70% भी लिख रहा है बच्चा। मेरी क्लास होती है मंडे ट्यूसडे, बाकी 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, ऐसे चलता है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत पढ़ लिया हम आज। अगली क्लास में रिफ्लेक्शन समझेंगे हम, फिर रिफ्रैक्शन अपवर्तन पे आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।